अभी हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सेकंड क्लास। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पहली क्लास हो चुकी है, ये सेकंड क्लास है। जिन स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पहली क्लास नहीं की है उनको सेकंड क्लास समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर आप ट्राई करेंगे, अपना 100% एफर्ट करेंगे तो ऐसे केस में आपको सेकंड क्लास भी पूरी समझ में आएगी। और आपकी अगर पहली क्लास छूटी हुई है तो ऐसे केस में आप इन नंबर्स पे कॉल करें, आपकी फर्स्ट क्लास कवर करवा दी जाएगी। वो फर्स्ट क्लास कवर करवाने का तरीका क्या होगा, आप कैसे कवर होगी, ताकि वो थर्ड क्लास अटेंड करने से पहले आपकी फर्स्ट क्लास हो जाए। और अगर सेकंड में भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाए। तो उसके लिए आप इन नंबर्स पे कॉल करें, ठीक है ना। आपकी हेल्प जरूर की जाएगी और आपकी जो भी आपका मिसिंग पोर्शन है वो जरूर कवर करवाया जाएगा। कल की क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, राइट। टॉपिक का नाम क्या था कल की क्लास का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस केस में उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। देखिए, आज का टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, आपको ये नोट करना है। अभी मैं जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी के बारे में, चार्ज डेंसिटी एक्चुअली में देखिए, आप जो चार्ज डेंसिटी होती है ना वो तीन टाइप की होती है। चार्ज डेंसिटी इज ऑफ थ्री टाइप्स। एक तो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, ठीक है। ये तीन टाइप की होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जी, तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तीसरा ये होता है, राइट। देखो, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है ना, ये होता है इसका जो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय में टोटल लेंथ। और सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। मैं आपको भी सिखाऊंगा क्या चीज है ये ना, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या चीज है बताइए, ये होता है टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। देखो क्या चीज है ये, कि मान लो, देखिए आप, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, अगर मान लीजिए कोई रोड है, इसका जो जिक्र कब होगा, रोड के केस में, रिंग के केस में, कि जो रोड है ना, रोड लीनियर होती है। रोड क्या होती है, लीनियर। और जो रिंग है ना, रिंग भी एक प्रकार से लीनियर ही होती है। अगर उसको काट दो और सीधा कर दो तो वो एक मतलब एक लाइन की तरह बन जाएगी, वो भी एक, ठीक है ना, सिंपल एक लीनियर बन जाएगी। तो रोड और रिंग के का भी अगर जिक्र होगा तो हम लोग जो है ना इसका जिक्र करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी का। वहां पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जिक्र नहीं करते, ठीक है ना। अब जैसे मान लो दे रखी है, एक रोड दे रखी है और कोई कहेगी इसकी जो ना सरफेस चार्ज डेंसिटी बताओ, तो यार वो क्वेश्चन बकवास क्वेश्चन है फिर ऐसे केस में, ठीक है ना। अगर एक रोड दे रखी है तो ऐसे केस में, एक रिंग दे रखी है तो उस केस में इन दोनों की बात नहीं करेंगे, इसी की बात करेंगे हम लोग। रोड और रिंग, उसके केस में हमेशा लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात होगी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है लैम्डा, ठीक है ना। इसका सिंबल क्या होता है, लैम्डा होता है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर चार्ज सरफेस के ऊपर फैला हुआ हो, ठीक है ना, अगर चार्ज सरफेस पे फैला हुआ चल जाए, चाहे जैसे कि एक स्क्वायर शीट है, अगर स्क्वायर शीट, तो उसके केस में बात करेंगे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी की। अगर मान लीजिए कि डिस्क के ऊपर चार्ज फैला हुआ है तो उस केस में भी सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होगी। यानी कि स्क्वायर शीट हो, रेक्टेंगुलर शीट हो या फिर डिस्क हो, उसके केस में बात किसकी होगी बताइए, सरफेस चार्ज डेंसिटी की। इसका जो सिंबल होता है वो सिग्मा होता है, ठीक है ना। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर चार्ज पूरे वॉल्यूम के अंदर फैला हुआ हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई भी जैसे कि सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, मतलब कोई सॉलिड स्फीयर हुआ, मान लो सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर मतलब अंदर से खाली नहीं है, होलो नहीं है, वो सॉलिड है, अंदर भी मटेरियल है उसके। तो ऐसे केस में, और चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, अगर पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ होना चाहिए, तो उस केस में हम बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, ठीक है ना। एक सॉलिड सिलेंडर हो, अगर सॉलिड सिलेंडर हुआ तो उस केस में क्या होगा, और उसके अंदर पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है, तो उस केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात नहीं करते, ठीक है ना। अगर एक वॉल्यूम ऑब्जेक्ट है, मतलब जिसका वॉल्यूम है और उसके अंदर पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज फैला हुआ है, तो ऐसे केस में इन दोनों का जिक्र कभी भी नहीं करते, ठीक है ना। इसका जो सिंबल होता है वो होता है रो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना आपको देखते ही पता लग जाएगा कि किस केस में कौन सी चार्ज डेंसिटी का यूज करना है। क्वेश्चन को देखते, जैसे कि रोड और रिंग का जिक्र आए तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का ही जिक्र होगा वहां पे, ठीक है ना। अगर एक स्क्वायर शीट या रेक्टेंगुलर शीट आए या एक डिस्क आए तो उस केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी का जिक्र होगा। और अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, मतलब मेनली सॉलिड स्फीयर ही आता है, तो उस केस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जिक्र होगा। यानी कि देखो इनके फॉर्मूले जो आपको याद रखने, ये निकालने के लिए, ये होता है Q/L, ये होता है Q/L, और ये वाला होता है Q/A, और ये वाला होता है Q डिवाइडेड बाय
V। इसके लिए जो यूनिट होगी वो होगी कूलम पर मीटर, इसकी यूनिट होगी कूलम पर मीटर, और इसकी यूनिट क्या होगी बताइए, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, और इसकी यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट होती है, राइट। अब जो इसका जिक्र करते हैं हम लोग, इसका जिक्र बताइए किस केस में करते हैं, एक तो रोड के केस में, और एक जिक्र करते हैं इसका बताइए रिंग के केस में, एक रिंग के केस में हम लोग जिक्र करते हैं। और इसका जिक्र बताइए कब करेंगे हम लोग, इसका जिक्र करते हैं हम लोग, लिख लीजिए आप, रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट के केस में, स्क्वायर शीट के केस में, या डिस्क के केस में, स्क्वायर शीट, ठीक है ना, या फिर डिस्क भी लिख सकते हो आप इसमें, डिस्क के केस में, ठीक है ना। और इसका जिक्र हम लोग कब करेंगे बताइए, इसका जिक्र होगा एक सॉलिड सिलेंडर है, जैसे मान लो सॉलिड सिलेंडर, या फिर एक सॉलिड स्फीयर है, या एक सॉलिड स्फीयर है, तो इसका जिक्र वहां पर हो जाएगा, राइट। आप इसको अलग से कंटिन्यूएशन में भी लिख सकते हो अपनी तरीके से लैंग्वेज को बना के, ठीक है। आपको ये नोट करना है, आपको 15 सेकंड्स दिए जा रहे हैं। उसके बाद देखिए आप, सुन आप, उसके बाद टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, आपको लिखना ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, राइट। हम स्टार्ट करते हैं। देखो मान लिया जाए कि यहाँ पे एक आर्क है, ओके। आर्क क्या होता है बताइए, सर्किल का एक पार्ट होता है, ठीक है ना, एक रिंग है, रिंग का एक पार्ट है, उसको आर्क बोलेंगे, ठीक है ना, रिंग का एक पार्ट है ये, और इसके ऊपर मान लिया जाए कि प्लस लैम्डा की चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना। ये लैम्डा चार्ज नहीं है, ये इसकी चार्ज डेंसिटी है, राइट, ये चार्ज डेंसिटी है इसके ऊपर, ओके। और मान लेते हैं कि इसका रेडियस आर है, ठीक है ना, ये इसका सेंटर है यहाँ पे, ये इसका सेंटर है, और इसका रेडियस क्या है यहाँ पे आर। और ये जो आर्क है ना, ये आर्क, ये अपने सेंटर पे एंगल सबटेंड करिए फाई का, एंगल सबटेंड बाय द आर्क ऑन द सेंटर इज फाई, ठीक है ना। आप एक बार ध्यान से समझ लो इसको, ठीक है ना, नोट करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। इसके अंदर ये वाला जो एंगल है ना, दिस इज फाई हियर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फाई। एक आर्क है, रिंग का एक पार्ट है, ये रिंग का एक पार्ट है, और इसका रेडियस कितना दे रखा है आपको, आर, इसका रेडियस आर दे रखा है, और एंगल सबटेंड बाय द आर्क ऑन द सेंटर कितना बताइए यहाँ पे, फाई है, राइट। अब आपको एक क्वेश्चन ये बोला गया कि इस आर्क की वजह से सेंटर के ऊपर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस आर्क की वजह से सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखिए आप, आर्क की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। एक तो इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी है ये पता होना चाहिए, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कितनी है ये हमें पता होना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, हमें इसका रेडियस पता होना चाहिए, नहीं तो हम नहीं बता सकते। और तीसरी बात, हमें यहाँ पर ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है, ये जो आर्क है, ये अपने सेंटर के ऊपर कितना एंगल सबटेंड कर रही है, ये एंगल हमें पता होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम इस सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं कि वो कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, राइट। सुनो आप कैसे, मतलब देखिए आपको मैं बता देता हूँ, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ना, उसको निकालने के लिए इसका प्रॉपर डेरिवेशन है, बोर्ड्स के अंदर भी आता है 3 मार्क्स के अंदर। अभी जो पहली सब्जेक्टिव क्लास होगी, हम 12th की करीबन 40 सब्जेक्टिव क्लासेस लेंगे, और पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा जो बोर्ड का जो एग्जाम है वो लगभग उसी में से आ जाएगा, उन 40 to 45 क्लासेस लगभग। उसके अंदर हम करेंगे क्या कि सारी की सारी जो डेरिवेशंस हैं, सारी की सारी डेरिवेशंस उसके अंदर कवर होंगी। जितने भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं फिजिक्स के अंदर, 12th के अंदर जितने भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे होंगे, और जितने 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे होंगे। और 1 मार्क के क्वेश्चन की बात रही तो उसके अंदर से ही आ जाते हैं वो, ठीक है ना। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे उसके अंदर करवा दिए जाएंगे, अबाउट लगभग 45 क्लासेस के अंदर। और वो 45 क्लासेस में इसलिए कंप्लीट हो जा रहा है क्योंकि वो सब्जेक्टिव क्लासेस हैं 45, वो इसलिए कंप्लीट हो जा रहा है क्योंकि हम ये जो क्लास ले रहे हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हैं, इसी के अंदर लगभग कॉन्सेप्ट तो सारे के सारे यहीं के यहीं आगे, कॉन्सेप्ट सारे के सारे कवर हो गए हमारे, ठीक है। अब जो थोड़ा सा रटने वाला पार्ट है, जो थोड़ा सा याद रखने वाला पार्ट है, या फिर कोई डेरिवेशन, इसके अंदर थोड़े स्टेप्स याद करने पड़ते हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, वो वाला पार्ट हम सब्जेक्टिव क्लास के अंदर करवाएंगे, वो कंपटीशन के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। अब सुनो आप, देखो मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर जो है, और जैसे कि हमने जो सब्जेक्टिव का आपको करवाया जितना भी सब्जेक्टिव का, और जितना ये वाली जो रेगुलर क्लासेस आपकी लग रही हैं, ये दोनों अगर आपने कर लिए तो ऐसे केस में कंफर्म है आपका बोर्ड में भी पूरा स्कोर आ सकता है, और इसके अंदर भी कंपटीशन के अंदर भी, ठीक है। तो आपको ये दोनों के दोनों करने हैं, तो दो कॉपियां, 2 रजिस्टर आपको अलग अलग बनाने हैं, एक सब्जेक्टिव के लिए और एक कॉन्सेप्चुअल क्लासेस के लिए, राइट।
और एक रजिस्टर होगा आपका डीपीपी सोल्व करने के लिए, वो क्वेश्चंस जो स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है, जो मिलेगा इसके सॉल्यूशन लिखने के लिए, तो 3 रजिस्टर आपके बनेंगे, राइट। अब देखिए मैं आपको बता रहा था कि ये जो है ना, ये हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लास है, ठीक है ना, ये साल भर रेगुलर क्लासेस यही चलेंगी, और सब्जेक्टिव क्लास जो चलेगी वो वीक में एक क्लास लगेगी, हर वीक एक क्लास लगेगी, राइट। अब देखिए आप यहाँ पे इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे प्लस लैम्डा की चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे, और इसका जो रेडियस है वो कितना पता है, यहाँ पे आर है, राइट। तो हमें जो है ना, इस आर की वजह से सेंटर के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, ये जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से अब ये बताइए, यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। इस आर की वजह से सेंटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन के अंदर होगा, ठीक है ना। पहली बात तो किस डायरेक्शन में होगा, इसका जो मिड पॉइंट है, देखो ये जो आर्क है, इस आर्क का जो मिड पॉइंट है और जो सेंटर है, दोनों को ज्वाइन कर दो आप, और जो ज्वाइनिंग लाइन है ना, इसके अलोंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि आर्क ऐसे होती है, अगर आर्क अगर ऐसे होती तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, ऐसे केस के अंदर बताइए, इसका सेंटर ये वाला होता है मान लो, तो ऐसे केस के अंदर बताइए क्या होगा, इसका मिड पॉइंट ये वाला है ना, और ये सेंटर ये है ना, तो इस केस के अंदर इसे अवे इस तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। मान लो कि आर्क ये वाली होती है यहाँ पे, जैसे कि मान लेते हैं आर्क सपोज यहाँ पर ये वाली आर्क, तो इस केस में इसका जो सेंटर है वो ये वाला हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, और ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से अवे इस तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सेंटर के ऊपर किस तरफ होता है बताइए, मिड और सेंटर, मिड पॉइंट और सेंटर को मिला दीजिए आप, और जो ज्वाइनिंग लाइन है उसके अलोंग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वैल्यू जानते हो कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 2k लैम्डा बाय आर साइन 5/2, ये इसकी वैल्यू होगी 2k लैम्डा बाय आर साइन 5/2। ये रिजल्ट आपको याद करना है, ठीक है ना, ये रिजल्ट आपको याद करना है, इसका डेरिवेशन फर्स्ट सब्जेक्टिव क्लास के अंदर होगा। यहाँ पे जो k है, ये k क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, k क्या बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 9 × 10⁹, और लैम्डा, लैम्डा यहाँ पर क्या बताइए, लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे लैम्डा है, राइट, और r यहाँ पे रेडियस है। अच्छा पता है क्या, हम लोग इस k को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या चीज है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, कल भी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि k का यूज किया था, तो k को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई तो कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा आपको एप्सिलॉन नॉट के बारे में बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, इसको सबसे पहली बात तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12, ठीक है ना, और इसको ऐसे बोलते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो k है बेसिकली, ये एप्सिलॉन नॉट पता है क्या है, ये जो है ना स्पेस की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है, फ्री स्पेस की। देखो स्पेस की एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, पता है क्या होता है कि हर मटेरियल की अपनी एक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, हर मटेरियल की। जैसे कि ये मार्कर है ना, इसकी एक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है, ये आगे आएगा डिटेल में। अभी आपको ना ये थोड़ा सा माइंड में सेट करना है कि जैसे कि हर मैटर की एक प्रॉपर डेंसिटी, जैसे डेंसिटी होता है उसका, जैसे उसका मास होता है, जैसे उसका वॉल्यूम होता है, इसी प्रकार उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी होती है, और जो स्पेस की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो इतनी होती है, ठीक है ना, इसको एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, राइट। ये आपको अभी ये वाला जो रिजल्ट है ये माइंड में सेट करना है, जो बात है ये माइंड में सेट करनी है। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है, जब आप वैल्यू पुट करोगे पाई की और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करोगे, तो इसको सोल्व करके आता है 9 × 10⁹, ठीक है ना। यानी कि k को क्या बोल सकते हो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 9 × 10⁹, इसी को 9 × 10⁹ बोलते हैं। समझ में आ रही है ना बात आपको, कहीं पर भी k को रिप्लेस किया जा सकता है 9 × 10⁹ से, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। हाँ जी, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब सुनिए आप, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि एक आर्क अगर है, तो आर्क की वजह से सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है 2k लैम्डा बाय आर साइन 5/2, याद रखना आपको ये। हाँ जी, आर्क की वजह से सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 2k लैम्डा बाय आर साइन 5/2, और किस तरफ होगा, इस आर्क से अवे होगा ये। और अगर हम लोग यहाँ पे मान लो कि ये आर्क नेगेटिवली चार्ज हो, अगर ये जो आर्क है सपोज ये नेगेटिवली चार्ज आर्क है, यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इस तरीके से फैला हुआ है सपोज, और यहाँ पे ये इसका सेंटर, राइट, और ये एंगल सबटेंडेड है फाई, एंगल सबटेंडेड फाई, और इसका रेडियस क्या है यहाँ पे आर, इसका रेडियस, और ये आर्क है नेगेटिवली चार्ज आर्क है, इसके ऊपर यहाँ पे माइनस लैम्डा की चार्ज डेंसिटी है, और ये कह दिया जाए कि इस आर्क की वजह से सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो इसका ये मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट की तरफ हो जाएगा ये। हाँ जी, किस तरफ हो जाएगा ये, मिड पॉइंट की तरफ हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी बताइए 2k लैम्डा बाय आर साइन 5/2, ये भी उतना ही होगा, सेम होगा, बस डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा। अगर पॉजिटिवली चार्ज आर्क है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, अवे फ्रॉम द आर्क, और अगर नेगेटिवली चार्ज आर्क है तो ऐसे केस में टुवर्ड्स द आर्क, या फिर इसमें कह सकते हैं अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क, और इसमें टुवर्ड्स द
टुवर्ड्स द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, आपको बात समझ में आ गई होगी, आपको ये नोट करना है 15 सेकेंड्स। देखिए अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखो मान लो कि एक हाफ रिंग दे रखी है आपको, गिवन के यहाँ पे हाफ रिंग, रेडियस आर है, और इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपको प्लस लेमडा की, राइट। यहां पे ये एक हाफ रिंग दे रखी है आपको, और चार्ज डेंसिटी क्या है इसके ऊपर प्लस लेमडा। अच्छा इसका रेडियस कितना बताइए, आर, इसका रेडियस कितना है यहाँ पे, आर है। और इस केस में हमें यहाँ पे बताना है क्या है कि सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो गिवन क्या है, देखो रिंग दे दी, हाफ रिंग है, ये बता दिया इसने, रेडियस बता दिया, ठीक है ना, और ये बता दिया कि प्लस लेमडा की चार्ज डेंसिटी है। अब क्वेश्चन ये है फाइंड ई एट सेंटर। क्वेश्चन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कैसे निकालें, क्वेश्चन ये वाला कैसे करें इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए आप, मैं करके बता रहा हूं कैसे करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। ऐसा करो आप इसमें कि देखो सबसे पहले तो इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट वो ये वाला हो जाएगा, कुछ मिड पॉइंट हो गया। अब ये मिड पॉइंट है और ये सेंटर है, ज्वाइन कर दो आप, वैसे मन में ज्वाइन कर लो, चाहे ड्रॉ मत करो इस लाइन को ऐसे डॉटेड डॉटेड करके। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगा, हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, नीचे की तरफ। अच्छा अब सुनो आप, यहाँ पे एक बात बताइए, ये जो है ना ये कितना एंगल स्प्लेंड कर रही है यहाँ पे, पाई का, हाँ जी। ये जो रिंग है ये सेंटर के ऊपर कितना एंगल स्प्लेंड कर रही है, पाई का एंगल स्प्लेंड कर रही है, राइट। अब इसके अंदर यहाँ पे बस फॉर्मूले में पुट करना और कुछ भी नहीं करना। बताइए कैसे करोगे इसको, ई की वैल्यू 2k लेमडा बाई आर साइन 5/2 होता है ना, हाँ जी, क्या होता है साइन 5/2। तो 5 की से क्या पुट करोगे, पाई पुट करोगे ना आप, अरे 5 की से क्या पुट करोगे आप यहाँ पे, पाई, क्योंकि ये भी कार की है जो कि अपने सेंटर पे पाई का एंगल स्प्लेंड कर रही है। ये क्या है, आर्क, ये आर्क है जो कि सेंटर पे कितना एंगल स्प्लेंड कर रही है, पाई का। अब सुनो आप, इसके अंदर इसको सॉल्व कर लो आप, साइन 5/2 होता है साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1, ठीक है ना। 2k लेमडा बाई आर ये बन जाएगा साइन 90, सॉरी ये पाई/2 साइन 90, बिल्कुल ये पाई/2 180 डिवाइड बाई 2 190 बन के साइन 90 1 होता है, आंसर यही आएगा 2k लेमडा बाई आर, ठीक है ना। और थोड़ी सी देर के लिए अभी मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, उसमें जरूरत पड़ेगी, आप थोड़ा सा माइंड में सेट कर लो कि हाफ रिंग की वजह से सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 2k लेमडा बाई आर, ठीक है ना, नोट कर लीजिए 15 सेकंड्स। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पर एक फुल रिंग दे रखी है आपको, कंप्लीट रिंग है ये, ठीक है ना, क्या ये बताइए, कंप्लीट रिंग है ये, कंप्लीट रिंग, और इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है प्लस लेमडा की, ठीक है ना, प्लस लेमडा की चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर है, राइट, प्लस लेमडा की चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर है, चार्ज फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। अगर ना दे रखा हो ना तो यूनिफॉर्मली फैला हुआ होता है, ऐसा नहीं होता कि कहीं पे ज्यादा हो कहीं पे कम हो गया, यूनिफॉर्मली फैला होता है अगर ना दे रखा हो तो। और हमें क्या निकालना है बताइए, सेंटर के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, ये बताना आपको, ठीक है ना। फाइंड ई एट सेंटर, हमें सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे करोगे आप इसको करने के लिए, सुनो आप, ऐसा करो आप, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक तो ऊपर वाला पार्ट है और एक नीचे वाला पार्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर ये ए पॉइंट है सपोज, और ये वाला बी पॉइंट है, एक तो ये ऊपर वाला पार्ट होगा एक नीचे वाला पार्ट। इस ऊपर वाले पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक नीचे की तरफ हो जाएगा, और कितना होगा 2k लेमडा बाई आर। यार वैसे तो इसका जीरो आएगा आंसर, सभी को पता है इसका आंसर क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। और कल भी बताया था कि अगर एक रिंग है, फुल रिंग है, तो अगर वो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होता है उसके, बाइसिमेट्री बताया गया था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यूज करके भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, मतलब आप इसको इस एंगल से भी सोच सकते हो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक तो हाफ रिंग ऊपर है और एक हाफ रिंग नीचे है, इसको कंप्लीट रिंग मत मानो, इसको दो रिंग्स मान लो, एक ऊपर है हाफ रिंग और एक नीचे हाफ रिंग। तो ऊपर वाली हाफ रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ, ठीक है ना। और नीचे वाली जो हाफ रिंग है, नीचे वाली हाफ रिंग, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक किस तरफ होगा बताइए, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। और यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे। तो ये बताइए इक्वल एंड अपोजिट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सेंटर पे जीरो, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। इस तरीके से आप सोच सकते हो, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए 10 सेकंड्स।
अभी देखिए एक और क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ये कंप्लीट रिंग है, ठीक है ना, क्या ये बताइए, कंप्लीट रिंग, ठीक है। और यहां पे इसके ऊपर वाले पार्ट पे प्लस लेमडा की चार्ज डेंसिटी है, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट बी है। ये ए बी जो पोर्शन है यहाँ पे कितनी चार्ज डेंसिटी है, प्लस लेमडा की। और यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बताइए माइनस लेमडा की चार्ज डेंसिटी यहाँ पे, ठीक है ना। ए टू बी जो ऊपर वाला पोर्शन है प्लस लेमडा की चार्ज डेंसिटी और नीचे वाले पोर्शन में बताइए माइनस लेमडा की चार्ज डेंसिटी है, राइट। और हमें क्या निकालना है बताओ, सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर, क्वेश्चन ये है फाइंड ई एट सेंटर, ये बताना आपको। कैसे करेंगे सुनो आप इस क्वेश्चन को, आप बहुत आसान है, आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, आप खुद से भी कर लेंगे। देखिए आप कैसे करेंगे हम इसको, देखो ऊपर वाली जो हाफ रिंग है, ऊपर वाली जो हाफ रिंग है पहले इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे और फिर उसके बाद नीचे वाली हाफ रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे और दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। पहले एक बात बताइए, ऊपर वाली हाफ रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा नीचे की तरफ, हाँ जी किस तरफ होगा, इस ऊपर वाली हाफ रिंग की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट, ठीक है ना, नीचे की तरफ होगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए, 2k लैम्डा बाय आर होगी इसकी वैल्यू, 2k लैम्डा बाय आर। और जो नीचे वाली हाफ रिंग है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए ये भी नीचे की तरफ होगा, मिड पॉइंट की टुवर्ड्स द मिड पॉइंट। ये रिंग नीचे बनी हुई है तो इसका मिड पॉइंट नीचे है तो नीचे की तरफ ही हो जाएगा, टुवर्ड्स द रिंग हो जाएगा इस केस के अंदर। तो कहने का मतलब ये नीचे की तरफ ही आएगा ई का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बताइए ई नेट की वैल्यू, ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2e के बराबर, हाँ जी ई नेट की वैल्यू किसके बराबर होगी यहाँ पे 2e के बराबर। यानी कितना आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 2k लैम्डा बाय आर। तो आंसर क्या आएगा ओवरऑल बताइए 4k लैम्डा डिवाइड बाय आर, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 4k लैम्डा बाय आर, नोट कर लीजिए 10 सेकंड्स। अभी देखिए अगला डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपको जो है ना एक हाफ रिंग दी गई है, ठीक है, आपको एक हाफ रिंग दी गई है, रेडियस क्या है इसका आर, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है ये सी पॉइंट है, ठीक है ना। इसका रेडियस क्या यहाँ पे आर है, ये रेडियस आर हो गया ना। यहाँ पे हाफ रिंग है, इसके ए बी पोर्शन में प्लस लेमडा की चार्ज डेंसिटी है, ए बी पार्ट में कितनी चार्ज डेंसिटी है प्लस लेमडा, और ये जो बी सी पार्ट है यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है माइनस लेमडा, ठीक है ना, हाँ जी। ए बी पार्ट में चार्ज डेंसिटी क्या प्लस लेमडा और बी सी पार्ट में चार्ज डेंसिटी क्या बताइए माइनस लेमडा, ठीक है ना। पहले तो जो है ना आपको एक्चुअल में क्या करना है, ये दो दिमाग में सेट करना है, ये इसके दो पार्ट है रिंग के भी, इसके जो आर्क है इसके भी दो आर्क बना दी मैंने, हाफ रिंग के भी दो पार्ट है, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक पहले इसका डिस्कशन अलग होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे फिर इसकी वजह से निकालोगे। क्वेश्चन क्या है सुन लो, क्वेश्चन है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, फाइंड ई एट सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है सेंटर पे, ठीक है ना। गिवन क्या क्या है, ये जो क्वाड्रेंट है, ये जो रिंग का मतलब जो क्वार्टर है, मतलब 1/4 पार्ट जो है रिंग का ए टू बी पोर्शन में, यहाँ पे जो है यहाँ पे प्लस लेमडा की चार्ज डेंसिटी है और बीसी पार्ट में माइनस लेमडा की चार्ज डेंसिटी है, राइट। और हमें सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे करें इस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो और इसको करने के लिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, ठीक है ना। आप 1 मिनट तक इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर उसके बाद मैं सोल्व करूंगा, ठीक है। देखिए कैसे करें इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। ये जो इसका ये ए बी पार्ट है, पहले इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें आप, इस ए बी पार्ट की वजह से। यहाँ पे ये मिड पॉइंट है इसका, ठीक है ना।
यहाँ पे इसका ये मिड पॉइंट है इसके अंदर जो है ना, ये जो मिड पॉइंट है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगा यहाँ पे मिड पॉइंट से, सेंटर के ऊपर मिड पॉइंट से अवे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, मिड पॉइंट से अवे हो जाएगा। अच्छा अब सुनिए, जो बीसी पार्ट है, ये जो एबी, इसकी अच्छा ये इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी बताइए 2k λ/r साइन ऑफ 90/2, ठीक है, इस वाले पोर्शन की वजह से, इस वाले पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, सोल्व कर लीजिए, अब साइन 90/2 कितना होगा 45, और साइन 45 कितना होता है बताइए, साइन 45 होता है 1/√2, यानी कितना जाना चाहिए आंसर, इसका आंसर आएगा √2k λ/r, ये आंसर आएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आएगा एबी पार्ट की वजह से, ये एबी पार्ट की वजह से आया है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड √2k λ/r, ठीक है ना। अच्छा जो बीसी पार्ट है, बीसी पार्ट इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है, हाँ जी, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है, बीसी पार्ट का मिड पॉइंट, और यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना इस बीसी पार्ट की वजह से वो इस तरफ हो जाएगा, हाँ जी, इस बीसी पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, और इतना ही हो जाएगा ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, मानते हो कि नहीं मानते, ये जो एबी पार्ट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट सब इस तरफ होगा, और ये जो बीसी पार्ट है इसका मिड पॉइंट ये है, इस यहाँ पे सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड आएगा इसकी वजह से भी उतना ही आने वाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, यहाँ पे प्लस लैम्डा, यहाँ पे माइनस लैम्डा, लैम्डा तो है ही ना, चार्ज बस साइन अलग है बस, और रेडियस भी सेम है दोनों के लिए, और दोनों की दोनों ये भी सेंटर पे 90 का एंगल सबटेंड कर रही है, और ये वाली आर्क भी, ये वाली आर्क भी सेंटर पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसकी वजह से वही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, समझ में आ रहा है ना आपको। तो एक बात बताओ आप मुझे, अब यहाँ पे जो ये वाला एंगल है कितना बताइए 45 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना 45 डिग्री, ये पूरा 90 है तो ये 45, ये 45, और ऐसे ही यहाँ पर ये पूरा 90 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और यहाँ पे भी ये 45 डिग्री, बाय सिमेट्री आप ऐसा बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते बताइए आप, बाय सिमेट्री आप ऐसा बोल सकते हो ना, ठीक है ना, क्योंकि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, ऐसे यहाँ पे मिड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करें तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल अगर 45 है तो ये वाला एंगल कितना होगा बताइए 45 डिग्री, क्यों, ऐसा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल अगर 45 है तो ये भी 45, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस ई और इस ई के बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री, यहाँ पे ये वाला जो ई है और ये वाला जो है इनके बीच एंगल कितना हो गया यहाँ पे 90 डिग्री हो गया ना यहाँ पे, तो ये बताइए ई नेट की वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ पे कितनी आ जाएगी यहाँ पे √2 टाइम्स ऑफ ई। कल बताया गया था आपको कि अगर दो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो अगर तो उनके बीच एंगल अगर 90 डिग्री है तो ऐसे केस में ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाती है बताइए √2 ई के बराबर हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा √2 टाइम्स ऑफ √2k λ/r, ये आपके पास आएगा, ठीक है ना। तो इसको सोल्व कर लीजिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा बताइए इसका 2k λ/r, दिस इज द आंसर। सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है, नोट कर लीजिए 15 सेकंड्स। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और ये वाला जो क्वेश्चन है ये सोल्व करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 3 मिनट का, ठीक है, 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और आपको इसका जो आंसर है ना वो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है देखते हैं, सबसे पहले किसका आंसर आता है इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है इसमें, एक हाफ रिंग है, ठीक है, ये सेंटर है, यहाँ पे रेडियस आ रहा है, रेडियस आ रहा है, ये भी रेडियस आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं एक्चुअल में, देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पे इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा की, ठीक है ना, और बी टू सी चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा की, और सी टू डी चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा की, ठीक है। देखो सुनो आप, यहाँ पे रखी हाफ रिंग दे रखी है और इस हाफ रिंग के 3 आइडेंटिकल पार्ट्स कर लिए इक्वल इक्वल एक जैसे, यानी कि ये वाले तीनों एंगल बराबर एंगल है, ये पूरा 180 होता है ना, पूरा 180 है तो ये वाला एंगल है 60 डिग्री, और ये वाला एंगल बताइए कितना है 60 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना बताइए 60 डिग्री है, ऐसा ही है ना, ये 60 60 60 है, ठीक है। और इस हाफ रिंग के 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए गए हैं,
पहले पार्ट में चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा, अगले पार्ट में चार्ज डेंसिटी है माइनस लेमडा, और अगले पार्ट में चार्ज डेंसिटी है प्लस लेमडा की। आपको सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना कितना होगा, फाइंड ई एट सेंटर। क्वेश्चन ये है कि फाइंड ई नेट एट सेंटर। हालांकि ये जो क्वेश्चन है 2 मिनट का, लेकिन शुरुआत है ना, अभी हम सीख रहे हैं, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगी वैसे तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, फिर भी हम सीख रहे हैं, तो इसमें 3 मिनट आपको दी जा रही है। आसान क्वेश्चन है, सभी कर सकते हैं, ट्राई कीजिए आप इसको। ओके, आपने ट्राई कर लिया वो इस क्वेश्चन को, अब हम सोल्व करते हैं इसको। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से समझना आप इसको। पहले ये जो ए बी पार्ट है, इसका मिड पॉइंट है ये वाला, इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। एक बार मैं 60 को हटा रहा हूं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा, राइट। ध्यान से समझना, ये समझ में आ जाए तो भी बहुत है, ठीक है ना, कुछ स्टूडेंट्स के लिए। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जो है ना, इस केस के अंदर इसके मिड पॉइंट से अवे होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ठीक है। ये पूरा 60 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री, ऐसे ही होगा ना। ये मिड पॉइंट से अवे होगा। सब देखो, हमें पहले ना अलग कोई इकट्ठा नहीं निकाल सकते आप, अलग अलग पार्ट की वजह से निकालना पड़ेगा। पहले आपको ए बी पार्ट की वजह से निकालना, ए बी पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आया, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जानते हो कितनी होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी यहाँ पे 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर साइन ऑफ 60/2, ठीक है ना। ये जो आई बी पार्ट है, ये बताइए सेंटर पे कितना एंगल स्टैंड कर रहा है 60 डिग्री का, तो 60/2 करोगे आप, यानी क्या बताइए कितना आंसर आएगा इसका 2k लैम्डा बाई आर, यहाँ पे क्या आएगा ये साइन 30, ठीक है ना, साइन 30 डिग्री आएगा यहाँ पे। और साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है ना, तो 2k लैम्डा बाई आर इंटू 1/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए, k लैम्डा बाई आर हो जाएगा, राइट।
देखो अब पहले तो इस ए बी पार्ट की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, ई का इस तरफ आएगा सेंटर के ऊपर, इतना आएगा, मानते हो ना इस बात को। अब देखो हर एक की वजह से इतना इतना ही आएगा, ई के बराबर आएगा हर एक की वजह से, हर एक की वजह से बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक आर्क सेंटर के ऊपर इक्वल इक्वल एंगल स्प्रेड कर रही है और चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, ठीक है ना, रेडियस भी हर एक के लिए इक्वल है इसलिए। अब एक बात बताओ, ये जो बीसी पार्ट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ, हाँ जी ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है, राइट। और यहाँ पर इसके अंदर इसका ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे सीडी पार्ट का मिड पॉइंट ये वाला है, इसकी यहाँ पे इस सीडी पोर्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बताइए अवे होगा कि नहीं होगा बताइए यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अवे हो जाना चाहिए यहाँ पे। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना होगा बताइए? 30 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, तीन इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस एबी पार्ट की वजह से इधर, इस बीसीडी पार्ट की वजह से इधर और इस बीसी पार्ट की वजह से ऊपर की तरफ, ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। और ये जो तीनों के तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इनका रिजल्टेंट लेना है। आपको पता है इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो आएगा। क्यों आएगा रिजल्टेंट जीरो? मैं इसको दो तरीके से एक्सप्लेन करता हूं कि इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो जीरो आएगा, ठीक है ना। वो यानी कि इसका आंसर भी जीरो ही है। इसका आंसर है ई नेट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। एक तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, इस ई और इस ई के बीच का एंगल कितना है, ठीक है ना। इस ई और इसके बीच का एंगल, तो ये वाला तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ये हमारे पास यहाँ, और ये वाला एंगल है 30 डिग्री। कैसे है 30? सुनो आप, यहाँ पे जो जितना एंगल ये वाला है उतना एंगल ये वाला है। देखो ये वाला एंगल, देखो यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन, इसका मतलब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है ना। यहाँ पे ये एक तो लाइन ये वाली होगी, राइट, और एक लाइन ये वाली होगी। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मानते हो कि नहीं मानते? तो ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये पूरा का पूरा कितना जगह है? यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा का पूरा हो जाएगा 120, 90 ये वाला 30 ये वाला, बताइए कितना हो गया? ये 120 डिग्री, 120 डिग्री होना यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके और इसके बीच एंगल 120 है, और यहाँ पर इसी प्रकार ये 90 और ये वाला 30 डिग्री होगा। क्यों 30 कैसे है? ये क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए अब एक लाइन तो ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है यहाँ पे, तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट हुए। तो कहने का मतलब ये 30 ये 90, तो ये कितना हो गया बताइए? 120। तो यहाँ पे इस ई और इस ई के बीच एंगल भी 120 और इस ई और इस ई के बीच एंगल भी 120, और ये टोटल कितना बताइए? पूरा 180 है पूरा, ठीक है ना, पूरा 360 है पूरा। तो अच्छा एक बात बताओ, ये वाला पूरा 180 है, ये वाला पूरा 180 है, इस 180 में से ये 30 और ये 30 चला गया तो कितना बचा यहाँ पर बताइए? ये वाला बचा 120 डिग्री, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा 180 जिसमें से 30 ये चला गया, 30 ये चला गया, तो 120 बचा। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे तीन इलेक्ट्रिक फील्ड है और तीनों के बीच में मतलब जैसे इन दोनों के बीच का एंगल 120, इन दोनों के बीच का एंगल भी 120 और इन दोनों के बीच का एंगल भी 120। देखो एक्चुअल में वेक्टर्स में एक रूल होता है कि अगर तीन वेक्टर्स हो और तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल, और उनके बीच का एंगल भी इक्वल हो, उनके बीच का एंगल भी इक्वल हो, तो उनका रिजल्टेंट जीरो होता है। उनका रिजल्टेंट क्या होता है बताइए? जीरो। यहाँ पे सोचने वाली बात है, मान लो कि मैं यहाँ पे सपोज ये बोतल है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये जो बोतल है इसको मान लो मैं तीन तरफ से खींचना शुरू कर दूं, तीन फोर्सेस लगाऊं, एक तो इस तरफ लगाया, एक इस तरफ लगाया और एक इस तरफ लगाया मान लो, और तीनों तरफ बराबर बराबर फोर्स लगाया, मतलब इस तरफ भी मान लो 10 न्यूटन लगाया गया, इस तरफ भी 10 न्यूटन और इस तरफ भी 10 न्यूटन लगाया गया, ठीक है ना। और इन फोर्सेस के बीच का एंगल भी बराबर बराबर है। इसके यहाँ पे इसके और इसके बीच का एंगल जो है जितना है, यहाँ पर भी एंगल इक्वल है, एंगल तीनों के बीच क्या है? बराबर बराबर। तो ये बताइए बोतल कहीं भी नहीं जाने वाली, नेट जीरो का। तो रूल क्या चीज है फिजिक्स में, वेक्टर्स में क्या रूल है कि अगर 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 इक्वल वेक्टर्स हो, मतलब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो तीन की जगह से 6 होते हैं, चाहे 10 होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और उनके बीच का एंगल भी इक्वल होना चाहिए, और वो कोप्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन में। जैसे तीनों के तीनों एक ही प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है ना। तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा बताइए? जीरो। एक तरीका तो ये था समझने का कि इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो कैसे आया। एक दूसरा तरीका देखिए, अब आप मान लेते हैं कि यहाँ पे देखो इसमें क्या था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की तरफ था ई का इस तरफ, और एक इस तरफ था ई का इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इस तरफ था ई का इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और ये वाला एंगल कितना? 30 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना बताइए? 30 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे हमें इनका रिजल्टेंट लेना है, तो कैसे करोगे बताओ आप? देखो ये तो वर्टिकली अपवर्ड है, इसके कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का नहीं लेते हैं। इसमें यहाँ पे लेंगे हम, इसका कंपोनेंट लेंगे। देखो इसका कंपोनेंट एक तो इस तरफ आएगा और एक नीचे की तरफ आएगा। इस तरफ वाला कंपोनेंट क्या होगा बताइए? इसका ई cos 30। ई cos 30 कितना होता है बताइए? इसका √3e/2, और नीचे वाला क्या होगा? ई sin 30 यानी कि e/2। हाँ जी, इस ई के दो कंपोनेंट लिया आपने, इसी के दो कंपोनेंट लिया आपने, इसी का एक तो इस तरफ आएगा ई cos 30, कितना आएगा इसका? ई cos 30। ई cos 30 को लिखोगे आप √3e/2, इस तरफ क्या आएगा? ई sin 30 e/2। तो आपने क्या किया बताइए? आप इसको हटा दीजिए, ठीक है ना। आपने इसके दो कंपोनेंट्स ले लिए,
अब आप इसको हटा दीजिए, राइट। अब आप उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो ई है इसके दो कंपोनेंट लेंगे, इस तरफ कितना आएगा ये वाला ई cos 30 यानी कि √3e/2, और इस तरफ क्या आएगा बताइए ई sin 30 यानी कि e/2, राइट। अब उसके इसके बाद इसको भी हटा दीजिए आप। अब मुझे एक बात बताओ आप, ये क्या हुआ इसके इसके अंदर, यहाँ पे ये √3e/2 और √3e/2 ये बताइए अपोजिट में कैंसिल आउट हो गया ना यहाँ पे, अरे दोनों √3e/2 √3 का अपोजिट में है ना, इक्विवेलेंट अपोजिट कैंसिल आउट, और ये e/2 ऐड हो जाएंगे तो कितना बन जाएगा ई, और एक ऊपर ई है तो नेट क्या हो जाएगा ओवरऑल 0। तो कहने का मतलब इनका जो रिजल्टेंट है, तो इस प्रकार आप कंपोनेंट्स लेके भी आप सोच सकते हैं कि इनका नेट 0 आएगा। ये मैंने किस लिए बताया कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी +1 अच्छी नहीं है, जिन्होंने वेक्टर्स को अच्छे से नहीं कर रखा, तो उसके लिए उनके लिए मैंने करवाया। हालांकि जिन्होंने वेक्टर्स अच्छे से कर रखा है तो उनके लिए तो सब 0 है बिल्कुल ही, ठीक है ना। एनीवे आप इसको नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। देखिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर, ठीक है ना। देखिए आप लिखिए टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर, ये टॉपिक का नाम। मान लेते हैं कि यहां पे एक इनफाइनाइट वायर है सपोज, और इसके ऊपर प्लस लैम्डा की चार्ज डेंसिटी है सपोज। एक इनफाइनाइट वायर है, मतलब ये ऊपर भी इन्फिनिटी तक गई हुई है, मतलब और नीचे भी यहाँ पे इन्फिनिटी तक गई हुई है, और आपको मान लो कोई ये कह दे इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा, मतलब इसमें टोटल चार्ज तो दे भी नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है यार, फिर चार्ज तो टोटल भी इनफाइनाइट ही हो जाएगा, तो इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ही देगा। मतलब ध्यान रखिए इनफाइनाइट अगर चीज है ना तो उसके ऊपर तो चार्ज डेंसिटी देता है, जैसे कि यहाँ पे इनफाइनाइट वायर तो चार्ज डेंसिटी देती है इसने लैम्डा, ठीक है ना। और ये कह दिया कि यहाँ से r डिस्टेंस पे ये बताओ कि p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पे इस इनफाइनाइट वायर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है। देखो इसका भी मतलब जो रिजल्ट है इसका जो डेरिवेशन हम वो सब्जेक्टिव के अंदर करेंगे, लेकिन होता कैसे है इसका डेरिवेशन मैं आपको एक हिंट देता हूँ, मतलब और पिछले वाला जो डेरिवेशन है वो भी कैसे होगा, मतलब उसका पीछे जो बेसिक आइडिया क्या है, मतलब मैं ये आपको बता रहा हूँ। इसमें हम करेंगे क्या कि जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया था कि एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू का, अगर एक पॉइंट चार्ज है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस क्यू चार्ज है, तो इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, एंड जी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम। ये वाला जो फॉर्मूला था ये एक पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, बट ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम करेंगे क्या इसके छोटे छोटे पीस कर देंगे dx लेंथ के, वेरी स्मॉल लेंथ के छोटे छोटे पीस कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। और हर एक पे हम लोग क्या मान लेंगे कि छोटे छोटे चार्ज है सबके ऊपर, छोटे छोटे चार्ज डी क्यू का चार्ज होगा, और उन छोटे छोटे चार्जेस को हम लोग पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, पॉइंट चार्जेस की तरह। और हम करेंगे क्या कि हम कोई जनरल पीस लेके पहले उस जनरल पीस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इसको ऊपर से लेके ऊपर वाली इन्फिनिटी से लेके नीचे वाली इन्फिनिटी तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने से आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। तो हम लोग ये जो डेरिवेशन है ये जो फर्स्ट सब्जेक्टिव क्लास है उसके अंदर करेंगे। इसके अंदर देखिए आप यहाँ पे अभी हमें इसका रिजल्ट याद करना है। देखो यहाँ पे ये जो इनफाइनाइट वायर है इससे r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू होगी 2k लैम्डा बाई r। हाँ जी कितनी होगी इसकी वैल्यू 2k लैम्डा बाई r। देखो जो आर्क था ना उसके अंदर sin 5/2 भी आ रहा था उसके अंदर, लेकिन इसमें sin 5/2 नहीं आएगा, इसके अंदर sin 5/2 नहीं आएगा, ठीक है ना। ये होगा 2k लैम्डा बाई r। और यहाँ से भी यहाँ से r डिस्टेंस पे, हाँ जी यहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताइए, इस तरफ हो जाएगा ना यहाँ पे, और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी अगेन 2k लैम्डा बाई r हो जाएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू भी। मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज वायर है तो अवे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पॉजिटिवली चार्ज वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 2k लैम्डा बाई r, 2k लैम्डा बाई r होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो याद रखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई r, ठीक है ना, एंड डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द वायर, वायर से अवे होगा। लेकिन अगर नेगेटिवली चार्ज वायर होती तो टुवर्ड्स द वायर हो जाता, ठीक है ना। मैं आपको मतलब जो यहाँ पे ड्रॉ करके समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि ये एक वायर है और ये इन्फिनिटी तक गई हुई है और इसके ऊपर माइनस लैम्डा की चार्ज डेंसिटी है, माइनस चार्ज डेंसिटी कितनी है यहाँ पे माइनस लैम्डा की, तो यहाँ पे सपोज ये एक पी पॉइंट है जैसे यहाँ से r डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ अगेन नहीं होगा यहाँ पे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगेन कितनी होगी यहाँ पे 2k लैम्डा बाई r होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है ना। अगर यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज वायर है तो इस वायर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द वायर होगा और इसकी वैल्यू अगेन 2k लैम्डा बाई r हो जाएगी। और यहाँ पे बताइए आप अगर कोई ये कहते कि यहाँ पे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ इसी तरफ हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी इतनी रहेगी 2k लैम्डा बाई r हो जाएगी यहाँ पे इसकी वैल्यू भी,
2k लैम्डा बाई आर। यानी कि अगर नेगेटिवली चार्ज वायर है तो इस केस के अंदर क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है, टुवर्ड्स द वायर होता है, और इसकी वैल्यू अगेन इतनी हो जाएगी 2k लैम्डा बाई आर के बराबर। तो आपको ना यहाँ पे एक रिजल्ट लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर is always equal to 2k lambda by r। इसको नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको सोल्व करने के लिए आपको 2 मिनट मिलेंगे, ठीक है ना, और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ना प्लस लैम्डा की चार्ज डेंसिटी है इस वायर के ऊपर, राइट, इस वायर के ऊपर, हाँ जी, चार्ज डेंसिटी कितनी है इसके ऊपर, प्लस लैम्डा, और यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो माइनस लैम्डा की चार्ज डेंसिटी है इसके ऊपर, राइट। ये वाली जो वायर है इसके ऊपर, ये इनफाइनाइट वायर है और इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस लैम्डा की, राइट। और एक दूसरी वायर है, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या बताइए, माइनस लैम्डा की चार्ज डेंसिटी है, राइट। और यहाँ पर ये एक सेंटर, ये मिड पॉइंट है इसका, ठीक है ना, ये मिड पॉइंट है, और ये जो डिस्टेंस है सपोज ये आर है, और ये जो डिस्टेंस है ना ये भी आर है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना, और इन दोनों वायर्स की भी जगह 2r है, इन दोनों वायर्स की भी जगह कितना बताइए 2r, ठीक है ना, और ये मिड पॉइंट है, ओके। अब सुनो, इसके अंदर जो है ना, यहां से r डिस्टेंस पे ये एक P1 पॉइंट है, P1 पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट है ना ये P2 है, ठीक। और यहां से इस वाली वायर से r डिस्टेंस पे ये एक P3 पॉइंट है, ओके, 3 पॉइंट है, P1 P2 P3। यहाँ पे जो है ना आपको 2 वायर्स दी गई हैं, इन दोनों वायर्स के बीच जगह 2r है। अब इस वाली वायर से r डिस्टेंस पे एक P1 पॉइंट है, और इन दोनों की जो मिड वाला पॉइंट है वो P2 है, और इस वाली वायर से r डिस्टेंस पे ये P3 पॉइंट है। आपको इन तीनों पॉइंट्स पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, यानी कि आपको क्या बताना है, EP1, आपको बताना है EP2, और आपको बताना है यहाँ पे EP3, इन की तीनों की वैल्यू आपको बतानी है। अच्छा आप ध्यान से सुनो, P1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दोनों की वजह से ही निकालना है, नेट निकाल के देना है आपको, नेट। और ऐसे P2 पॉइंट पे भी इन दोनों की वजह से ही निकालना है, और P3 पॉइंट पे भी इन दोनों की वजह से निकालना है, और डायरेक्शन भी शो करनी है। डायरेक्शन आप यहाँ पे आई कैप माइनस आई कैप की फॉर्म में शो कर सकते हो, जैसे कि मतलब देखो आई कैप किस तरह होता है, ये डायरेक्शन होती है ना आई कैप की, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये वाली डायरेक्शन होती है माइनस आई कैप, ऊपर वाली होती है जे कैप और नीचे वाली माइनस जे कैप। तो आप आई कैप या फिर माइनस आई कैप की फॉर्म में आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। कमेंट में अगर आई कैप ना लिखा जाए तो ओनली आई लिख दीजिए आप, ठीक है। आपको टाइम दिया जा रहा है 2 मिनट्स।
देखिए आप ये वाला क्वेश्चन जैसे हमें सोल्व करना था, राइट। तो अब देखो आप क्या करोगे, सुनो आप, प्लस लेमडा की वजह से पहले तो ये जो वायर नंबर 1 मान लेते हैं इसको ना, वायर नंबर 1, और ये वाली वायर कौन सी है, वायर नंबर 2, ठीक है ना। ये वायर नंबर 1 है और ये वाली वायर कौन सी, ये वायर नंबर 2 है, ठीक। पहले इस वायर नंबर 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस वायर नंबर 1 की वजह से इलेक्ट्रिक इस तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। इस वायर नंबर 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, राइट। और यहाँ पे इसके अंदर जो है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो इस तरफ हो जाएगा, मान लो E1 का। और इस वाली वायर की वजह से देखो पॉजिटिवली चार्ज वायर है तो अभी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज वायर तो अभी होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये नेगेटिवली चार्ज वायर है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ हो जाएगा E2 का, राइट। इस वाली वायर की वजह से इस तरफ होगा E1 और इस वाली वायर की वजह से E2 होगा इस तरफ, ठीक है ना। अब एक बात बताइए आप मुझे, इस E1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज वायर है, इसकी वजह से E1, समझ में आ रहा है ना आपको। ये जो वायर है, वायर नंबर 1, इसकी वजह से इस पॉइंट पे E1 इस तरफ होगा, और ये नेगेटिवली चार्ज वायर है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इस तरफ होगा, इसकी वायर की तरफ होगा, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, ये जो E1 है, E1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर होगी, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है ना, ठीक है ना। और उसकी डायरेक्शन बताइए, इस तरफ है ना, इसकी डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, तो आप लिखोगे माइनस आई कैप, ऐसा ही लिखने वाले हो, हाँ जी। क्या लिखोगे आप, माइनस आई कैप। और एक बात बताओ आप मुझे, इसकी वजह से इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे, 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय 3r लिखोगे इसमें, हाँ जी। क्या लिखने वाले हो आप, इसकी वजह से बताइए 3r ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 3r है, तो यहाँ पे बताइए क्या लिखोगे, आई कैप है ना, यहाँ पे लिखोगे आप आई कैप। अब इनको ना मतलब डिफरेंस ले लो आप इनका, ठीक है ना। ये बड़ा है, जैसे इसमें से कौन सा, ये वाला बड़ा है, ठीक है ना, और ये वाला जो है छोटा है इसके अंदर, तो बड़े में से छोटा घटा तो आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। और वो यानी कि ओवरऑल माइनस आई कैप बचेगा, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, EP2 बताइए, इस वाली इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ होगा यहाँ पे, और इस वाली वायर की वजह से भी इस तरफ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इन दोनों की वजह से वो इस तरफ आएगा, और इसकी वैल्यू बताइए, इस वाली वायर की वजह से कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, 2k लैम्डा बाय आर, ठीक है ना, आई कैप। और यहाँ पे इसकी वजह से बताइए कितना आएगा यहाँ पर, ये 2k लैम्डा बाय आर आई कैप, ये वाला हो जाएगा, राइट। यहाँ पे इस वाली वायर की वजह से P2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, कितना आएगा 2k लैम्डा बाय आर, और इस वाली वायर की वजह से भी इसी तरफ आ जाएगा 2k लैम्डा बाय आर, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो यार, 4k लैम्डा बाय आर हो जाएगा। अभी EP3 बताना है, मैं EP3 जो है ना यहाँ की बजाय यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक बात बताओ आप, यहाँ पे इस वाली वायर की वजह से यहाँ पर इसके अंदर जो है ना, इस वाली वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए किस तरफ होगा, इसके अंदर इस तरफ होगा ना यहाँ पे E1 का, और इस बार E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2k लैम्डा बाय 3r, और वो भी इस तरफ होगा यहाँ पर, ये यानी कि आई कैप लिखोगे आप, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 3r है। अच्छा एक बात बताओ, इस वाली वायर की वजह से बताइए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस तरफ होगा ना यहाँ पर, ये इस तरफ होगा E2 का, डायरेक्शन तो इस तरफ होगी ना इस वाली वायर की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हमें इसकी वैल्यू लिखनी है, वैल्यू बताइए कितनी होगी इसकी वैल्यू होगी 2k लैम्डा बाय r, और वो इस तरफ हो जाएगा यानी कि माइनस आई कैप आप लिखोगे, माइनस आई कैप। समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर लीजिए 15 सेकंड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इसका आपको एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट मिलेगी, और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट सबसे पहले करते हैं इसको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर जो है ना एक हाफ रिंग दी हुई है आपको एक हाफ रिंग दी हुई है, और इसके ऊपर प्लस लैम्डा की चार्ज डेंसिटी है, राइट। इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या बताइए यहाँ पे, प्लस लैम्डा, और इसका ये बताइए आप रेडियस क्या है इसका रेडियस r, चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा और रेडियस r है, ठीक है। और यहाँ पर एक इनफाइनाइट वायर है, ऐसे एक इनफाइनाइट वायर है, और इसके ऊपर माइनस लैम्डा की चार्ज डेंसिटी है, हाँ जी। इस इनफाइनाइट वायर के ऊपर चार्ज डेंसिटी कितनी है, माइनस लैम्डा, और यहाँ ये सेंटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये भी r है, यहाँ सेंटर से लेके इस वायर तक की डिस्टेंस r है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी r है, राइट। और यहाँ पर अगेन एक इनफाइनाइट वायर है यहाँ पे फिर से, ठीक है ना। अगर यहाँ पर भी एक इनफाइनाइट वायर है, यहाँ पर जो है ना आपको एक इनफाइनाइट वायर दी गई है, राइट, और इसके ऊपर -3 लैम्डा का चार्ज है, -3 लैम्डा की चार्ज डेंसिटी है, मतलब -3 लैम्डा, और इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 2r है, ठीक है। एक्चुअल में क्या चीज है कि यहाँ पे जो है ना एक तो हाफ रिंग दे रखी है, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा,
और यहाँ पर एक इनफाइनाइट वायर है, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्डा। सेंटर से लेके इनफाइनाइट वायर तक की डिस्टेंस है स्मॉल आर, यहाँ से लेके यहाँ तक की स्मॉल आर, और यहाँ से लेके इस वाली इनफाइनाइट वायर तक की डिस्टेंस है 2r। इसके ऊपर -3 लैम्डा की चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, आपको ये जो पी पॉइंट दे रखा है, इस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है। फाइंड ई नेट एट पी पॉइंट करके दिखाइए आप इस क्वेश्चन को। आपको करने के लिए 1 मिनट दी जा रही है। ठीक है, ओके, आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया होगा। इसके अंदर देखिए आप, मैं करके दिखा रहा हूँ आप इस वाले क्वेश्चन को क्या आंसर है। देखिए आप कैसे करेंगे इसको। आप एक काम करो, जैसे कि इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालिए। पहले तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ। ठीक है ना, इसकी वजह से सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ। हाँ जी, कितना आएगा ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2k लैम्डा बाई आर साइन 5/2। ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे, पाई। हाँ जी, ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे, पाई है। तो साइन ऑफ π/2 ये आएगा आपके पास। यहाँ पर इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा। साइन π/2 कितना होगा बताइए, 1। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, 2k लैम्डा बाई आर। तो एक तो इस हाफ रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, तो यानी मिड पॉइंट से अवे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। ये वाली वैल्यू होगी इसकी, राइट। और इस वाली इनफाइनाइट वायर की वजह से बताइए कितना होगा, किस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी तरफ हो जाएगा। हाँ जी, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताइए। ये भी, ये E1 मान लो, ये E2 मान लो, ये E1 है, ये वाला E2 है। ये नेगेटिवली चार्ज वायर है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए कितनी होगी यहाँ पे, अगेन 2k लैम्डा बाई आर। ये इस तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, समझ में आ गया आपको। अब हमें बताना है इस वाली वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पर, इस वाली वायर से यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस बताइए कितनी है। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है 3r। तो ये बताइए आप, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक नेगेटिवली चार्ज है। ये कैसी है बताइए, ये नेगेटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी ना। तो बताइए क्या आएगा यहाँ पे, E3। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, E3 की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी यहाँ पे। E3 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3k लैम्डा बाय 3r आएगा। ये डिस्टेंस 3r है और ये इस तरफ आएगा। समझ में आ रहा है ना आपको। 3 से 3 कैंसिल, यानी कि k लैम्डा बाय r आएगा आपके पास, और ये इस तरफ आएगा। अच्छा आप सुनो, देखिए आप E1 E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगे। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे E1 और E2 को, तो बताइए कितना हो जाएगा, 4k लैम्डा बाय r। हाँ जी, इन दोनों को ऐड करोगे कितना बनेगा, 4k लैम्डा बाय r, और इधर कितना है, k लैम्डा बाय r। तो नेट कितना बन जाएगा बताइए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इन दोनों को मिलाया कितना है, 4k लैम्डा बाय r, 2k लैम्डा बाय r प्लस 2k लैम्डा बाय r, 2k लैम्डा बाय r प्लस 2k लैम्डा बाय r, टोटल कितना हो गया ये 4k लैम्डा बाय r। और वो इस तरफ है, और E3 कितना है यहाँ पे, k लैम्डा बाय r है। तो भाई नेट कितना बना, 3k लैम्डा बाय r बचेगा इस तरफ। तो इसका जो आंसर है, यानी कि ई नेट की वैल्यू आएगी 3k लैम्डा बाय r। ये आंसर है, नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। ये जो क्लास हुई है, इस वाली क्लास की डीपीपी लेने के लिए, ये डीपीपी क्या चीज है मैं पहले आपको ये बता देता हूं। देखिए डीपीपी का मतलब है डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस। ये एक शीट है बेसिकली, और इस शीट के अंदर 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। और वो वाले क्वेश्चन कौन से हैं जो आज की क्लास में जो पढ़ाया गया है इस टॉपिक पर बेस्ड है। जो टॉपिक अभी पढ़ाया गया इस टॉपिक पर बेस्ड 20 क्वेश्चन का कलेक्शन, उसको डीपीपी नाम दिया गया है। ये आपको डेली एक शीट मिलेगी, और ये शीट सोल्व करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे कि अभी ये जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया था, इस वाले टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये तो आपको समझ आ गए।
बट इनको दिमाग में अच्छे से सेट करने के लिए इनकी प्रैक्टिस, इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो इसके लिए अगर वो आपने प्रैक्टिस नहीं की तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके दिमाग से स्लिप हो जाएंगे, यानी कि दिमाग में सही से बैठेंगे नहीं, या फिर आपको ये अप्लाई करने नहीं आएंगे। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको सोल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ये डीपीपी सोल्व करना जरूरी है। और ये वाली जो डीपीपी है, ये अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पे मिले तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। ये मेरा ही नंबर है और इवनिंग तक, अप टू इवनिंग, आपको इस वाले नंबर पे, आपके खुद के नंबर पे, आपको खुद के नंबर पे आपके ये जो डीपीपी है ये आपको मिल जाएगी। आपको करना ये है कि आपको इस नंबर पे ये तीनों चीजें लिख कर भेजनी है। आपका नाम, आपके फादर का नाम और आपकी क्लास, तो आपको डीपीपी अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।